हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड 24-25 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो इन्हें अच्छी तरह से करना सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसको। तो देखिए इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस पे आते हैं एंड PYQs की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और इसके कोफिशिएंट्स जो है वो गिवन नहीं है। तो इसको बैलेंस करना है एक तरह से। तो ये जो आगे कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाए। तो आप एक तो तरीका है कि बैलेंस करने के रूल आपको आने चाहिए, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या ट्रिक लगा सकते हो कि जो भी ऑप्शन है ना, जैसे ए ऑप्शन है, इसमें आपको W1 बोला है, यहाँ पे 1 रख दो, एक्स की जगह यहाँ 1 रख दो, फिर वाई की जगह यहाँ 1 रख दो एंड जेड की जगह 1 रख दो। फिर देखो क्या सारे लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स, जैसे SN का जो एक, अगर ये मान लो एक है तो यहाँ भी SN का एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे वाई भी देखो 1 ही है, यस ये ठीक है ना। फिर X1 यानी X1 रखते तो H के कितने हो जाएंगे, 1 2 जा 2, तो H के यहाँ 2 है एंड यहाँ पे H के देखो Z अगर 1 रखते हो तो ये भी 2 ही होगा ना, 2 1 जा 2। तो ऐसे करके आपको ना ऑप्शन रख रख के देखना है और फिर देखना उसके बाद ये लेफ्ट हैंड जो वाले यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स है वो बैलेंस हो रहे कि नहीं हो रहे, यानी उनके नंबर इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ऐसे करके आप एक एक करके देख लेना। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं W1 रखूँगी, देखो रख के देखो, अगर मैं W1 रखती हूँ, X2 रखती हूँ, Y1 रखती हूँ एंड Z2 रखती हूँ, तो इसमें देखो SN का तो एक एटम है ना इस साइड, तो यहाँ भी SN का एक ही आएगा। उसके बाद X अगर 2 रखती हो तो H के कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी देखो अगर Z2 रखते हो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा तो यानी कि ये W1 X2 Y1 और Z2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन रख रख के देख लेने और फिर उससे अपने जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स है उनको राइट हैंड साइड से मैच कर लेना है, ठीक है। तो इससे ये जो लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है वो वैलिड हो जाएगा, इसलिए तो हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है वो विगरसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ और उससे स्लेग लाइम बनती है। तो ये पहले आप रिएक्शन बना लेना। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं है, बट फिर भी आप रफली बना लेना, उससे आपको ना रिएक्शन को देख के बहुत सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम में वाटर मिक्स किया तो ये वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट कर जाती है बहुत वेगरसली, मतलब बहुत तेज़ी से, और फिर ये स्लेग लाइम बना देती है। इसे स्लेग लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है स्लेग लाइम। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेग लाइम। तो ये रिएक्शन में हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो जब हीट रिलीज़ होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सबको पता है ना, हीट रिलीज़ होना यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे आपकी हीट रिएक्शन में क्या होगी, रिलीज़ होगी, है ना। तो हीट रिलीज होगी तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा आपको दिख रहा है पहले कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया, यानी दो को कंबाइन करने पे एक सिंगल बना, है ना। तो जब दो को कंबाइन करने से सिर्फ एक ही बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक्चुअली में ये वाला जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक के साथ साथ कैसा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन दोनों है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ये जो ऑप्शन है A एंड B दोनों होना चाहिए ना, A एंड B, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दो ऑप्शन, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है, तो इसलिए A एंड B, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो AB और BB यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट और डिटेल सोल्यूशन आपको मेरी हर एक वीडियो में मिलेगा, तो जो कि आपके CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिनके अभी प्री बोर्ड नहीं हुए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट का PYQs जो
है डिफरेंट डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो 5 to 6 अगर क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उसे ज़रूर चेक करना। एंड इसकी जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे बोला है कि पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन किसके साथ मिक्स किया है, लेड नाइट्रेट के साथ, और फिर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन पहले बना लेनी है। लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली तो दी हुई है, राइट हैंड साइड वाली आपको खुद बनानी है। तो आपको बोला है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या होता है के और आयोडाइड क्या होता है आई। अब आपको इस फॉर्मूले को प्रॉपर बनाना है। तो देखो जब भी आप रिएक्शन लिखते हो ना तो आपको ये तो पता चल गया पोटेशियम है और आयोडाइड है, बट ये अभी प्रॉपर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ना इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करना होता है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और आयोडाइड की वैलेंसी भी 1 ही होती है। तो इसको यानी ये 1 एटम का लॉस करता है और ये 1 एटम का गेन करता है आयोडीन जो होता है। तो के में भी 1 क्रॉस कर दो, ये आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, के का 1 और आई का भी 1, तो 1 शो करने की जरूरत है, तो यानी ये के आई बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला था इन्होंने, इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करना है। तो साथ में क्या लिया हमने, लेड नाइट्रेट। तो लेड होता है Pb एंड नाइट्रेट होता है NO3, है ना। तो लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट का भी आप फॉर्मूला बनाओ। लेड देखो, लेड की वैलेंसी आपकी 1 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी भी आपकी, हाँ जी, तो जो लेड की वैलेंसी होती है ना वो 2 होती है, ये याद रखना। तो और नाइट्रेट की 1 होती है। तो जब आप क्रॉस करोगे ना, लेड में 1 आएगा क्रॉस करके और इसमें 2 आएगा, तो NO3 में 2 आया ना, तो NO3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो और फिर यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, ये 2 होती है और ये 1, तो क्रॉस करोगे तो इस पर 2 आ जाएगा और इस पर 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके ना आपको ये तो पता है लेड है और नाइट्रेट है, बट आपको ये लेड नाइट्रेट लगा बना के छोड़ना नहीं है, आपको इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करके फिर यहाँ पे लगाना है, तभी इक्वेशन ना बैलेंस भी आएगी और तभी आप ऑप्शन सही ढूंढ पाओगे। ठीक है, अब ऐसे लेड और आयोडाइड, अब आपको पता चल गया इसकी भी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है। अभी बताया ना, लेड की भी 1 हो, सॉरी लेड की 2 होती है ना, लेड की 2 होती है और इसकी 1 होती है। तो क्रॉस करो, तो लेड पे तो 1 आ गया और आई पे 2, यानी यहाँ आई पे 2 आ गया, है ना। उसके बाद KNO3 में देखो पोटेशियम की 1 बताई थी ना, और नाइट्रेट की भी 1 होती है, तो ये 1 है, तो ये 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ना, आपको ये तो पता है कि लेड और आयोडीन है, बट आपको यहाँ ऐसे करके छोड़ना नहीं है, आपको इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करके प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है, अब आपको लास्ट में ना इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो आपको बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इस साइड पोटेशियम की 1 है, यहाँ भी 1 है, लेड यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 यहाँ पे देखो 1 है, NO3 1 है ना, जबकि यहाँ NO3 2 है, तो 2 NO3 बनाने के लिए यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 2 है ना, बाहर पूरे ब्रैकेट में 2 है, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये 2 हो जाए, बट इसके चक्कर में पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब देखो पोटेशियम 2 हुआ तो ये भी आई भी 2 हो गया, और I2 यहाँ भी था ना, I2 है। तो अब ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइनल मेरी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो इस इक्वेशन में ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, और KNO3 है, ये भी एक्वस है। और लेड जो होता है ना वो हमेशा क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा लेड आयोडीन के साथ, तो ये सॉलिड फॉर्म में आएगा। और सॉलिड फॉर्म में जब भी कोई आता है तो वो एक प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है वो, प्रिसिपिटेट, है ना। तो ये प्रिसिपिटेट किसका बनेगा, लेड आयोडाइड का। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट यानी ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर करके फिर आपको अपने ऑप्शन से मैच करना है। तो देखो ऑप्शन में KI तो डबल होना चाहिए, KI कैसा होना चाहिए, डबल, और लेड नाइट्रेट सिंगल होगा। तो लेड नाइट्रेट सिंगल है और ये डबल है, और फिर लेड आयोडाइड 1 है यहाँ पे, यस ये ठीक है, एंड 2 KNO3 है, यस। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से ये मेरा मैच कर रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है ना इसका। तो अगर आप इसे ना ढंग से बैलेंस वगैरह नहीं करोगे, प्रॉपर फॉर्मूले नहीं बनाओगे, तो आपके ऑप्शन गलत आ जाएंगे, इसलिए आपको बैलेंस भी करना है लास्ट में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, तो ऐसे करके आप कोई भी वर्ड्स वाली रिएक्शन को आपको क्या करना होता है, पहले उसको पता है कि वो किस किस एलिमेंट से बना है, फिर क्रॉस करके उसके फॉर्मूले बनाया करो, और फिर लास्ट में उसे बैलेंस कर दिया करो। और इसमें ध्यान रखना ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि KNO3 के पास गया और लेड जो है आयोडाइड के पास गया,
तो आयन एक्सचेंज हुआ ना, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं, याद रखना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000 एनर्जी जो है जूल एनर्जी अवेलेबल हुई है प्रोड्यूसर लेवल में फूड चेन में, तो आपको एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी पहुंचेगी वो बतानी है। तो देखो एनर्जी का रूल आपको पता है 10% लॉ चलता है ना एनर्जी में। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल में 2000 जूल है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे पूछी है। तो देखो प्रोड्यूसर लेवल तो फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकंड नंबर पे प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे और थर्ड पे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। मतलब पहले प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं फिर सेकेंडरी आते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ प्लांट्स को खाया किसने, रैट ने, और रैट को खाया स्नेक ने, है ना। तो ये रैट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है और ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर लेवल है उसको कितनी एनर्जी मिली है 2000। अब 10% लॉ कहता है कि नेक्स्ट वाले को सिर्फ 10% ही मिलती है, नेक्स्ट वाले को सिर्फ 10% मिलती है। तो 2000 का 10% यानी कि 200 होगा, और फिर उसका 10% कर दो, 200 का 10% 20 जूल हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा ट्रिक क्या है कि एक एक जीरो आपको कम करते जानी है, एक जीरो यहाँ यानी 10 से आपको डिवाइड करते जाना है सबको। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 200 हो गया, फिर 200 को 10 से डिवाइड करो तो 120 हो जाएगा, फिर इसको 10 से डिवाइड करना तो उसका नेक्स्ट वाला 2 आ जाएगा, है ना। तो आपको ये सेकेंडरी वाला पूछा है, ये 20 जूल है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 10 से आप अगर आपको इस यहाँ से आगे वाले लेवल पर जाना है ना, तो आपको 10 से डिवाइड करना है, और अगर आपको यहाँ से बैक पे जाना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आनी चाहिए एनर्जी और यहाँ पे लास्ट में सबसे कम आती है एनर्जी, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करोगे इस साइड जाने के लिए, इस साइड जाओगे तो 10 से डिवाइड, और इस साइड जाते तो 10 से मल्टीप्लाई, ओके। तो ऑप्शन क्या है सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर तो ये सेकेंडरी बोला है, तो 20 जूल इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, जो डाइजेशन के टाइम पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है। तो स्टमक रिलीज करता है ना गैस्ट्रिक जूस, तो इसका पीएच ना लेस एसिडिक है ना, क्योंकि एसिडिक होता है वो नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर है जिस कारण से इसका पीएच लेस देन 7 है। और क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है तो ये रेंज जो होती है ना 1.5 से 2.5 होती है। अब इस रेंज में सबसे ज़्यादा जो रिजेंबल कर रहा है देखो 1.2 तो कम है ना, 1.5 के अंदर नहीं आ रहा, 1.5 से 2.5 यानी 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है डाइजेशन के टाइम पे 2.5 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना मैंने और भी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं। तो अगर आप और ज़्यादा डिटेल करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन की कम से कम 10-12 वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। चेक करने का मतलब डीपली पढ़ना है, स्टडी करना है, उसे अपने आप करने की ट्राई करना है, ठीक है। तो आपका मतलब बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका बोर्ड या फिर प्री बोर्ड जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर आए आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ना हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं कहते, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा में जब मैं टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दूंगी तो ये जो पूरा बन जाएगा ना, ये हमारा ये पूरा क्या है, ये हमारा बेकिंग पाउडर है। क्या है ये हमारा बेकिंग पाउडर। इस पूरे को हम जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स हो जाएंगे ना, तब आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और ये बेकिंग पाउडर ही हम किस में यूज़ करते हैं, केक प्रिपरेशन में, केक की प्रिपरेशन करने में हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, क्लियर। क्योंकि बेकिंग पाउडर में एसिड होता है जिसके कारण CO2 रिलीज होती है, जिससे केक में फ्लफीनेस आती है। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ना कि बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप टार्टरिक एसिड मिक्स करोगे, एडिबल एसिड कोई भी खाने वाला, तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो यानी कि NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डालते हो, यानी इनको मिला के आपका बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टरिक एसिड। सी ऑप्शन इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर, सी ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा। और भी ज़्यादा डिटेल मैंने इससे प्रीवियस वाले जो आपके प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाले हुए क्वेश्चन पेपर्स, तो ज़रूर चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड as it oxidize hydrogen gas to water, but two metal react with nitric acid to give hydrogen gas, identify them। तो यहाँ पे बोला है कि जो हाइड्रोजन गैस
जो होती, अगर मैं देखो बाकी एसिड्स की बात करूँ, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी मेटल के साथ, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी याद रखना, एसिड जो होते हैं ना मेटल के साथ अगर आप मिक्स करते हो ना कोई भी मेटल के साथ, मेटल लेकिन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए सारी जो भी मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो हाइड्रोजन से अबव होती है, तो मेटल मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हो तो आपके एक तो सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है। उसके अलावा ना आपकी H2 गैस रिलीज होती है, कब, जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन से अबव होती है रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे कॉपर अगर सिल्वर करोगे तो नहीं होगी रिलीज, बट अगर कॉपर सिल्वर तो हाइड्रोजन से नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो अगर हाइड्रोजन से जो इतनी ऊपर वाली मेटल्स है वो H2 गैस रिलीज करती है। बट सारे एसिड्स के साथ नहीं, याद रखना, HCl के साथ या फिर आप कह लो H2SO4 के साथ, इन एसिड्स के साथ तो H2 गैस रिलीज होती है। बट अगर मैं एक जो अभी हमने नाइट्रिक एसिड की बात करी, ये नाइट्रिक एसिड की, ये सारी मेटल्स के साथ, सारी मेटल के साथ नहीं करेगा, यानी HNO3 ना सम कुछ मतलब सारी मेटल्स के साथ नहीं करता H2, सिर्फ ये दो गैसेस के साथ है, याद रखना, एक तो मैंगनीज के साथ और एक ये मैग्नीशियम के साथ। इन्हीं के साथ ये मेटल सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन। बाकी अगर इस इन दोनों के लगा अगर आपने कोई भी और मेटल ले ली ना, तो फिर नाइट्रिक एसिड, ये स्पेशल केस याद रखना, नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ ही H2 गैस रिलीज करेगा। बाकी किसी और मेटल के साथ, चाहे आप सोडियम लो, चाहे आप एल्यूमिनियम लो, उनके साथ H2 रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वो ना जैसे ही उनके साथ अगर आप रिएक्ट करते हो ना, तो जो H2 बन भी रही होगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज होकर ना वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो H2 नहीं बन के वो वाटर बना देता है। बाकी अगर मेटल्स के साथ अगर उसको रिएक्ट करते हो तो वो सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ ही सिर्फ H2 रिलीज कर पाएगा। तो HNO3 का मैंने स्पेशल केस इससे प्रीवियस वीडियोस में भी समझा रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। तो रीज़न ये होता है कि ये ना ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, उसको चेक ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो मेटल कौन सी जिनके साथ नाइट्रिक एसिड आपका रिएक्ट कर सकता है और H2 बना सकता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका गिव रीज़न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को भी आता है, तो उससे आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आपका मैग्नीशियम मैंगनीज है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद सोल्यूशन एक्स विच फॉर्म अ सॉल्ट वाटर एंड गैस, वाई, व्हाट आर एक्स एंड वाई। एक मेटल कार्बोनेट है जिसको हमने रिएक्ट करा है एक सोल्यूशन एक्स से, और इससे एक सॉल्ट बना है, साथ में वाटर बना है और साथ में एक गैस बना है। अच्छा, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो आप, मेटल कार्बोनेट का मतलब CO3 होना चाहिए उसके पास, तो मेटल ले लो Na और कार्बोनेट CO3। तो मैंने Na और CO3, NaCO3 नहीं होता, फॉर्मूला बना लेना। NaCO3 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अभी बनाना सिखाया ना, Na और CO3, Na मेटल है, CO3 कार्बोनेट है। अब इसको बैलेंस करो, इस मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, इसको Na का वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2, क्रॉस कर देना है Na2CO3। तो हमेशा यहाँ पे पहले ये एलिमेंट पता चल गया, फिर इनका क्रॉस करके फॉर्मूला बनाया करो। तो Na2CO3, इसमें आपको बोला है कि एक एसिड लेना है ना, कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ आपको बोला है रिएक्ट करो सोल्यूशन एक्स के साथ, और फिर एक सॉल्ट वाटर एंड गैस बनेगा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को हमने किससे रिएक्ट करना है कि सॉल्ट बन जाए, यानी मेरे को अभी पता नहीं एक्स क्या है, बट मुझे पता है सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है और एक वाई गैस बन रही है, ये पता है क्वेश्चन में। तो देखो, कोई भी कार्बोनेट को सॉल्ट बनाना है अगर, तो कार्बोनेट के कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं ना, तो उसमें एसिड डालना पड़ता है तभी वो सॉल्ट बनाएंगे। बेस और एसिड मिलके ही तो सॉल्ट बनता है। तो कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं, ये बात अलग है कि ये वीक मतलब ये माइल्ड बेस होते हैं, बट बेस है तो ये एसिड दोगे तभी तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे ना। तो सॉल्ट मतलब यहाँ एसिड होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो HCl दे दिया हमने, ठीक है। तो एक्स क्या है, HCl हो सकता है। बाकी सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट का नाम नहीं पूछा क्वेश्चन में, वाटर भी नहीं बोला, वाटर तो दिया ही हुआ है, और उन्होंने बोला एक गैस बनेगी। तो पक्का याद रखो, जब भी कार्बोनेट होता है ना, तो हमेशा ना CO2 गैस बनती है। जब भी कार्बोनेट दिखे आपको तो CO2 गैस तो पक्का है, बनेगी बनेगी। तो कार्बोनेट जहाँ भी दिखे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गैस तो मुझे पक्का कन्फर्म है कि CO2 बनेगा। अब यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए कि सॉल्ट बने, तो इसलिए ये बेस है क्योंकि, तो एसिड होना चाहिए तभी तो सॉल्ट बनेगा। अब एसिड देख लो, एक्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स इन्होंने बोला HCl है,
दो ऑप्शन में HCl है और दो ऑप्शन में NaOH है, तो NaOH तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि NaOH तो बेस है ना। क्या बेस को आप बेस के साथ मिलाओगे तब क्या सॉल्ट बनेगा? बेस को एसिड के साथ मिलाते तभी तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ तो ये बिल्कुल गलत है NaOH वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। Y तो H2 हो ही नहीं सकता, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यानी इन दो ऑप्शंस में चॉइस बच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस तो कन्फर्म्ड है ना, Y जो है गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये दो ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब NaOH नहीं है, मैंने कहा HCl है तो XHCl, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ओके, XHCl है और Y आपकी CO2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, ये आप बायो का क्वेश्चन याद करना। स्फिंक्टर मसल जो होती है कहाँ किसके एग्जिट पे होती है? ये आपके स्टमक एंड एनस के एग्जिट पे होती है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो स्टमक एंड एनस के एंड में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। इज सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे बोला कि अब अगर सलाइवरी एमाइलेज जो कि एक एंजाइम होता है ना, अगर सलाइवा में नहीं होता तो इसमें से माउथ कैविटी अफेक्ट करेगी कौन सी इवेंट में? तो यहाँ पे आपका आंसर है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, इस वाला इवेंट अफेक्ट करेगा अगर ये नहीं होता सलाइवरी एमाइलेज। तो ये एंजाइम्स वगैरह याद कर लेना, चार्ट होता है एक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपका क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। 1 2 3 4 इसमें पूछा है कि क्या क्या होंगे 1 2 3 4। तो डायग्राम थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी अगर आपको क्लोज स्टोमेटा के बारे में पता है तो ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, ये तो आपके पोर्स होते हैं ना। पोर्स का मतलब क्लोरोब्लास्ट होते हैं, ये पिगमेंट होती है ये छोटे छोटे। तो सेकंड नंबर वाला कन्फर्म है, ये पोर पे लाइन लगी हुई है ना ये पिगमेंट पे, तो सेकंड नंबर वाला तो क्लोरोप्लास्ट है, ये तो कन्फर्म्ड है। तो इन दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो थर्ड वाला यहाँ पे ना बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट ये ऐसे कुछ हल्का सा, ये बड़ा सा एक खाली स्पेस है, तो ये आपका वैक्यूल होता है। क्या होता है? ये वैक्यूल होता है, ये पूरा स्पेस सा दिख रहा होगा आपको, तो ये वैक्यूल होता है, यानी थर्ड नंबर पे वैक्यूल है। तो सेकंड नंबर पे कंफर्म्ड है क्लोरोब्लास्ट और थर्ड पे वैक्यूल, यानी ये वाला आंसर ठीक है। बाकी न्यूक्लियस है और फर्स्ट नंबर पे, और लास्ट नंबर पे गार्ड सेल है, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, ये तो कंफर्म्ड है ना, ये मैंने अभी आपको बताया। ये जो छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो यहाँ पे एक स्पेस सा होता है बना हुआ बड़ा सा, ये आपका वैक्यूल होता है। और ये जो बड़ा सा सर्कल होता है ना, ये छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं और ये बड़ा होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो 1 नंबर पे न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस, ये पूरी जो ये बाहर की वॉल सी बनी हुई है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे? गार्ड सेल, मतलब ये इसके बाहर होती है गार्ड सेल, इसके अंदर नहीं होती है। तो आप ये चार्ट अच्छी तरह से देख लेना। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, बाकी थोड़ा सा फेडेड है आपका डायग्राम। तो पहला न्यूक्लियस है, सेकंड क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद वैक्यूल है और फिर लास्ट में गार्ड सेल है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आपको डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु ड्रू हिज हैंड इमीडिएटली बैक ऑन एक्सीडेंटली टचिंग अ हॉट पैन। जब हम किसी गर्म पैन को छूते हैं तो हम क्या करते हैं? एकदम से अपना हैंड खींच लेते हैं ना, जैसे ही गर्म चीज़ पे हाथ लगता है तो हम एकदम से झटके से हैंड को हटा देते हैं वहाँ से। तो ऐसे इसमें हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने एक डायग्राम भी होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो उसका करेक्ट पाथ पूछा है। तो देखो ये इसका डायग्राम होता है, ये रिफ्लेक्स, यानी कि हमने हॉट पेन को अगर छुआ तो एकदम से हमें सेंसेशन फील होता है ना। तो उसका पाथ क्या है? सबसे पहले ना रिसेप्टर आपके स्किन में होते हैं, देखो यहाँ पे रिसेप्टर इन हैंड सही है। उसके बाद रिसेप्टर इन हैंड से ये सेंसरी न्यूरॉन पे जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ ये रिले न्यूरॉन पे, देखो यहाँ से फिर यहाँ पे आया ना ये रिले न्यूरॉन, और फिर मोटर न्यूरॉन होती है, और फिर लास्ट में ये इफेक्टर होता है। तो ये इसका पाथ होता है, ये यहाँ से ऐसे करके फिर रिले फिर मोटर। तो यहाँ पे इस हिसाब से रिसेप्टर इन हैंड, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर लास्ट में इफेक्टर मसल। तो सबसे पहले आपने हाथ लगाया तो ये ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है, ये है ना, तो ये ऐसे करके आपको याद रखना, लास्ट में ये आएगा। तो सबसे पहले रिसेप्टर इन हैंड, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल्स इन हैंड। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
कई बार ये फ्लो चार्ट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे करके याद भी रखना। रिसेप्टर इन हैंड, सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और लास्ट में इफेक्टर मसल इन हैंड। ठीक है, तो ये आपका ऐसे करके फ्लो चार्ट बन रहा है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्राउन आइड फादर एंड ब्लैक आइड मदर हैज़ ऑल ब्राउन आइड चिल्ड्रन, व्हाट कुड बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना आना चाहिए 13 क्वेश्चन के, तो वो चार्ट मैं अभी फिलहाल नहीं बनवाऊंगी, बट आपको बोला है कि फादर की आई ब्राउन कलर की थी और मदर की ब्लैक कलर की थी और सारे जो बच्चे हुए वो ब्राउन कलर के, यानी ब्राउन आपका डोमिनेटेड है ना, डोमिनेटेड स्पीसीज है, तो ब्राउन डोमिनेटेड है। और फिर ध्यान रखो ब्राउन के लिए कैपिटल बी यूज़ हुआ है और ब्लैक के लिए स्मॉल बी। तो ब्राउन के लिए कैपिटल बी, तो ब्राउन अगर वाइट चिल्ड्रन है तो यानी कैपिटल बी होना तो बहुत ज़रूरी है, तो कैपिटल बी होना बहुत ज़रूरी है। यानी पहले वाले में देखूँ तो कैपिटल बी, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया है, और दूसरे वाले में देखूँ तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, बट इस वाले में देखो कैपिटल बी यहाँ आया बट यहाँ थोड़ी ना आया, यहाँ, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। इसमें भी कैपिटल बी इस साइड आया बट इधर नहीं आया, यानी कि जो कैपिटल बी ब्राउन आइट तो बी के लिए है ना, तो ब्राउन आइट तो डोमिनेटेड है, तो ये इस इधर भी बनना चाहिए और इधर भी, तो बी इधर भी है इधर भी है, बी इधर भी है और इधर भी है, तो यानी कि ये आपका दोनों आंसर ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो यानी कि आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू ए कॉनकेव मिरर, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इंसिडेंट रे तो कॉनकेव मिरर में दिखा दी, कितनी दिखा दी पहले वाली, इंसिडेंट रे का मतलब जो आपके ये जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर है ना ये, तो कॉनकेव मिरर को जो ऐसे करके इंसिडेंट करी, यानी ऐसा एरो है तो इंसिडेंट है। अब देखो यहाँ भी ऐसा एरो है और यहाँ भी तो ऐसा ही एरो है, तो यानी ये भी इंसिडेंट रे है। तो आपको इंसिडेंट रे के रूल पता होने चाहिए कि मिरर से टकराने पे वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो रूल के हिसाब से तो देखो पहला रूल होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जाती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। और फिर दूसरा रूल होता है कि अगर वो फोकस से जा रही है, फोकस से इंसिडेंट हो रही है, तो वो पैरेलल चली जाती है। रिफ्लेक्ट कैसे करती है? पैरेलल। और तीसरा रूल होता है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। और लास्ट रूल होता है कि अगर वो पोल पे इंसिडेंट होती है, तो पोल से ही सेम एंगल करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 रूल होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं इस रूल को यहाँ पे लगाती हूँ, तो पहला देखो इंसिडेंट पैरेलल हुआ है ना, तो पैरेलल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? फोकस पे जाना चाहिए। तो अगर मैं इन रूल्स को अप्लाई करूँ यहाँ पे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे इन्होंने ऑब्जेक्ट देखो ये वैसे भी आपको याद रखना, अगर ये बियॉन्ड सी है तो मुझे पक्का कन्फर्म है कि बियॉन्ड सी वाला ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है। ये अगर आपको चार्ट आता होगा ना, तो आप बिल्कुल चार्ट को देखकर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको जल्दी से आंसर देना है, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ रूल के हिसाब से। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। पहली इंसिडेंट रे इन्होंने कैसे भेजी है? पहली इंसिडेंट रे इन्होंने पैरेलल भेजी है ना, पैरेलल भेजी है। अब रूल क्या कहता है पैरेलल का? भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। पैरेलल का रूल कहता है कि आपका जो इंसिडेंट है वो फोकस से चला जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट कहाँ से होना चाहिए? फोकस से। फिर दूसरी इंसिडेंट रे इन्होंने कहाँ से भेजी है? फोकस से भेजी है, यानी कि दूसरी इंसिडेंट रे इन्होंने किससे भेजी है? ये वाली फोकस से भेजी है। फोकस वाला रूल क्या कहता है कि पैरेलल चली जानी चाहिए, तो ये पैरेलल चली गई, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब दोनों देखो यहाँ पे आ रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड है, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पे काट रही है ना, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। और ये इमेज आपको दिख रहा है कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है, और नीचे की तरफ आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस की, तो रियल बन रही है। तो ये रियल इमेज बन रही है और सी एंड एफ के बीच में बन रही है। और वैसे भी आपको अगर चार्ट आता है तो पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की कहाँ है? सी के बाद है ना, सी के बाद है। अगर सी के बाद है ना, बियॉन्ड सी है, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है ना, तो याद रखना इमेज सी से पहले बनती है, यानी सी और एफ के बीच में बनती है। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, चार्ट आपको आना चाहिए। बाकी नहीं आता तो भी आप रूल के हिसाब से इसको बना के देख लेना। पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फोकस वाला पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ पे काटा, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने, तो ये यहाँ पे बन रही है इमेज आपकी, और नीचे है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रियल भी है। और रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है ना, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, यानी नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है। तो सी और एफ के बीच में आती है इमेज। बाकी चार्ट भी याद करना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
तो ऑब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहा था, सी के बाद है, तो इमेज सी से पहले यानी सी और एफ के बीच में आती है, सी एंड एफ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज बाय एक्शन ऑफ, जो फोकल लेंथ में जो चेंज होता है आई लेंस का वो कौन करता है, यानी कभी हम एकदम से दूर का देख सकते हैं, एकदम से पास का देख सकते हैं, तो ये जो फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो हमारी जो सिलियरी मसल्स है ना, वो ही हमें फोकल लेंथ क्या करवाती है, चेंज करवाती है, कभी भी हम दूर का देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलियरी मसल की हेल्प से होता है ये सारा, और ये मैंने बहुत डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियोस में भी समझा रखा है। सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो क्या होता है, तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ भी लेना सिलियरी मसल्स के बारे में। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। फोकल लेंथ एडजस्ट कौन करता है, सिलियरी मसल। और ये जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है किसके थ्रू, सिलियरी मसल्स के थ्रू, उस एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी ने एक प्रोग्राम किया था 1987 में, ये डेट्स वगैरह भी याद कर लेना और फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ताकि क्या हो सके, एक एक्स जो कोई भी एक्स सब्सटेंस है उसको फ्रीज किया जा सके, उसके प्रोडक्शन को कम बंद किया जा सके या कम किया जा सके, तो ताकि डिप्लेशन ऑफ वाई, मतलब वाई क्या हो जाए, कम हो जाए, वाई के डिप्लेशन को रोकने के लिए, डिप्लेशन मतलब उसको वो ख़त्म होती जा रही है, उसको रोकना है, तो एक्स को क्या किया गया, फ्रीज किया गया। तो एक्स और वाई क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये जो है यूएनईपी ने सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना, उनके प्रोडक्शन को फ्रीज किया था, क्या करने के लिए, किसका डिप्लेशन हो रहा था, डिप्लेशन से ही समझ जाओ, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ना उन्होंने क्या करा था, सीएफसी को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को क्या किया था, फ्रीज कर दिया था। तो यहाँ पे एक्स तो आपका प्रोडक्शन किसका फ्रीज किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, सीएफसी का, और किसको डिप्लेट होने से बचाने के लिए, वाई क्या है, ओजोन है, ओजोन। अब ओजोन के आपको फायदे आने चाहिए। ओजोन क्या करती है, ओजोन एक लेयर होती है जो कि यूवी रेस को डायरेक्ट अर्थ में पहुंचने से रोकती है, फिल्टर करके भेजती है, और इसके नुकसान क्या होंगे अगर ये डिप्लेट हो जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, यानी जो अनफिल्टर्ड यूवी रेज है वो डायरेक्ट अगर स्किन पे बढ़ गई तो आपकी स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स को हार्म पहुंच सकता है, तो ये इसके नुकसान भी होते हैं। तो एक्स आपका सीएफसी एंड वाई आपका ओजोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो एजर्शन रीजन पे आते हैं। एजर्शन है ह्यूमन फीमेल हैज़ ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके पास पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के, यस बिल्कुल ठीक है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन है सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, यस उनके पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और फीमेल के पास सिर्फ एक्स होता है ना, तो ये चार्ट भी आपको बनाना आना चाहिए। तो वाई के मतलब एक्स एंड वाई अलग अलग है क्योंकि ह्यूमन मेल में, तो इसलिए उसी से चाइल्ड के कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा उसका पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है। रीज़न भी ठीक है, और रीज़न के थ्रू ही एक्सप्लेन भी हो रहा है कि ठीक है, रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यस ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में अपनी समझाया हुआ है कि जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर पे जाती है तो वो देखो, रेयर से डेंसर का मतलब, जैसे ये मान लो ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास है मान लो, तो ग्लास में अगर लाइट एयर कैसा होता है, रेयर होता है, अगर ये लाइट एयर से मान लो ग्लास में एंटर कर रही है तो यहाँ पे पहले आप नॉर्मल खींचते हो ना, अब अगर ये इन यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये इंसिडेंट रे है। अब ये जानी तो ऐसे ऐसे करके सीधी चली जानी चाहिए थी, बट ये हल्का सा ना इस नॉर्मल से या तो टूवर्ड्स जाती है या इस नॉर्मल के अवे जाती है, यानी अपने एक्चुअल पाथ से, एक्चुअल पाथ तो इसका ये बन रहा था ना, ये वाला ऐसे करके आ रही थी तो ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये एक्चुअल बात से थोड़ा सा या तो दूर जाएगी या पहले आएगी, यानी टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो जब भी कोई एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर का मतलब रेयर मीडियम है और ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम है, तो जब भी रेयर से डेंसर पे जाता है ना, तो वो जो एक्चुअल पाथ है उससे थोड़ा क्या हो जाता है, टूवर्ड्स आ जाता है, टूवर्ड्स याद रखना, नॉर्मल के टूवर्ड्स आ जाता है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियोस में भी समझाए हुए क्वेश्चंस, तो उनको ज़रूर चेक करना। तो रेयर से डेंसर पे ना टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, ठीक है, क्योंकि रेयर में ना लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना आप, स्पीड जो होती है रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। तो लाइट की स्पीड देखो एक्चुअल में क्या हो रही है,
रेयर में ज़्यादा थी, डेंसर में कम थी, तो स्पीड तो ज़्यादा से कम पे गई ना, तो यानी स्पीड तो कम हुई है ना। जबकि इन्होंने कहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है अगर रेयर से डेंसर पे, तो वो स्लो डाउन होती है एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। स्लो डाउन तो होती है, ये तो ठीक है, क्योंकि रेयर में ज़्यादा थी, डेंसर में कम थी, तो ये तो ठीक है कि रेयर से डेंसर पे जा रही है तो स्पीड कम हो रही है। बट ये बोल रहा है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि रेयर से डेंसर पे ना टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है, यानी कि जितना जो बात एक्चुअल में जाना चाहिए था उससे पहले आ गई ना, यानी पहले का मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई, तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है ना कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये गलत लिखा है इन्होंने। और अगर डेंसर से रेरर पे जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, यस डेंसर में कम होती है तो रेरर में बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये उल्टा लिख दिया। ये कहा है कि जब डेंसर से रेरर पे जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, नहीं, डेंसर से रेरर पे जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, तो ये गलत है एजर्शन आपका, तो एजर्शन गलत है। और रीज़न समझ लेते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट हायर होती है रेरर में और डेंसर मीडियम, रेयर में ज़्यादा है देन डेंसर, यस बिल्कुल ठीक है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो रेयर मीडियम कहते किसको है, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, रीज़न ठीक है, बट एजर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन डी तो होगा, एजर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एजर्शन है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होते हैं, लोअर मतलब प्लांट्स प्रोड्यूसर लेवल जो होता है, ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे कौन सा होता है, प्रोड्यूसर का होता है ना, फिर हायर में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे चला जाता है, तो जो प्रोड्यूसर लेवल होता है ना, यानी कि लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यस प्लांट तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना एनिमल्स के कंपैरिजन में या इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में, तो यस बिल्कुल ठीक है कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है उसमें ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन बोल रहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज बाई डायरेक्शनल, नहीं आपने पढ़ा हुआ एनर्जी जो होती है प्रोड्यूसर से कहाँ जा रही है, कंज्यूमर्स की तरफ जा रही है ना, तो वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी सेम एक ही डायरेक्शन होती है एनर्जी की, उल्टा थोड़ी ना आ रही है एनर्जी। एनर्जी कहाँ जा रही है, फर्स्ट ट्रॉफिक से सेकंड पे, फिर सेकंड से थर्ड पे, यही तो पढ़ा है आपने, तो एनर्जी एक ही इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल है, जबकि बाई डायरेक्शनल नहीं है, दो डायरेक्शन थोड़ा ना, एक डायरेक्शन पे है, तो रीज़न आपका गलत है, एजर्शन सही रीज़न गलत, एजर्शन सही रीज़न गलत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी 19 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे अगर जिंक से तो वो हाइड्रोजन गैस देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है ना, और जिंक एक मेटल है, बेस और मेटल, बेस और मेटल, बेस और मेटल, देखो चाहे एसिड हो तब भी मेटल के साथ H2 बनाएगा, और बेस है तब भी मेटल के साथ H2 तो बनेगा बनेगा, और एक सॉल्ट भी बनेगा, है ना, क्योंकि बेस और मेटल एसिडिक होती है, आपने पढ़ा होगा, तो यस नहीं मेटल एसिडिक नहीं होती, बेस और मेटल, तो देखिए बेस बेस NaOH क्या एक बेस है, और जिंक, बेस जिंक के साथ क्या होता है, एक सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और साथ में H2 गैस रिलीज होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना, एसिड और मेटल जो होती है वो क्या करती है, सॉल्ट बनाती है, ये तो सबको पता है ना, एसिड और मेटल क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है और H2 गैस बनाती है, बट एसिड में मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक्सेप्शन होता है कि सारी मेटल नहीं, HNO3 का एक्सेप्शन भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि वो सारे मेटल्स के साथ नहीं बनाता, वो सिर्फ Mg और Mn मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही H2 गैस बनाता है, बट जो बाकी एसिड्स है वो मेटल के साथ सॉल्ट और H2 बनाता है, ऐसी बेस जो होता है ना, अच्छा यहाँ पे भी सारी एक्सेप्शन है कि सारी मेटल्स के साथ बेस सॉल्ट नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में ना, जिंक जो होता है ये एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है ना, जिंक ऑक्साइड, तो इसलिए एक्सेप्शन है इसमें, तो जिंक के साथ ये सॉल्ट बना सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हर एक मतलब सारे मेटल्स के साथ ऐसा होगा, बेस कोई भी बेस सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करेगा नहीं, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स होते हैं, तो जिंक उसमें से एक है, तो यह एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकता है, सोडियम, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट, देखो यहाँ पे जिंक पहले नहीं आएगा, पहले सोडियम आएगा फिर जिंक ऑक्साइड आएगा, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, और फिर साथ में H2 गैस बन जाएगी, ऐसे यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 है ना, तो इस टाइप का कुछ सॉल्ट बनता, तो यहाँ पे आपको याद रखना है NaOH सिर्फ जिंक एल्यूमिनियम के साथ ही H2 गैस रिलीज करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा।
तो यानी कि आपको ऑप्शन क्या बोला है एजर्शन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक से और हाइड्रोजन गैस बनती है, बिल्कुल ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर देता है और ये सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट और H2 गैस रिलीज करता है। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन, अब रीजन में क्या है, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये तो मैंने अभी तो बहुत बार बता दिया। एसिड जो होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी मेटल, बट कॉपर और सिल्वर नहीं होना चाहिए, प्लैटिनम नहीं होना चाहिए, तो वो H2 गैस रिलीज करते हैं। एसिड मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यस ठीक है बिल्कुल, तो रीज़न भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, बट इससे इसका कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये इसको एक्सप्लेन कर भी रहा है कि नहीं, तो सिर्फ करेक्ट है दोनों। तो सिर्फ एजर्शन रीज़न ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन वाइज ट्रू नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एजर्शन रीजन खत्म होते हैं। 17 का आंसर ए है, 18 का आंसर डी है, 19 का सी है और 20 क्वेश्चन का बी है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आप चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन को तो ज़रूर चेक करना और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो सेक्शन बी सी डी आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड है, तो इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, जिसमें सारे क्वेश्चन डिटेल में हैं। अब प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि अब बोर्ड आने ही वाले हैं। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में डिटेल आंसर मिल सके, कंसेप्ट समझ में आ सके। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, 1000 लाइक तो जल्दी जल्दी दो, ताकि हम इसका जल्दी से नेक्स्ट पार्ट कवर कर सके एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेक्शन ई को भी हम कवर करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करो। चेक करने का मतलब आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन बी सी डी मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड प्रैक्टिस करते रहो।